हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर। अपना टॉपिक चालू है, अपन आगे चलेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। भाई साहब, लास्ट लेक्चर में मैंने देख लीजिए ये कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको पढ़ाया था। मैं भी अपनी बुक खोल रहा हूँ। कंटिंजेंट का मतलब था, मैंने बताया था, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिन। मतलब जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अचानक कोई बात बन जाए। मैं आपको एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का और एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। अब बात निकल रही है तो बाबूजी, कभी भी है ना, अपना फ्रेंड हो या सगे वाला भले हो, ये मेरा पॉइंट सुन लेना। मान लो वो लोन ले रहा है, मे बी फॉर बिजनेस पर्पस, गुड पर्पस, ठीक है। यदि आप उसका गारंटर बनते हो, सोच लेना, ये मैं एक बार गारंटर बना था। हमारे एक प्रोफेसर ने लोन लिया था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 साल पहले की। तो क्या सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, तो मैंने बोला ठीक है, आई एम एक्टिंग एज द गारंटर। तो हम गारंटर बन गया। अब देखिए, तो वो हफ्ता भरने का, इंटरेस्ट भरने का कहीं ना कहीं उसका रेगुलर नहीं होता था। बाद में हम लोग कभी बात भी नहीं करते थे कि वो हफ्ता भरता है कि नहीं, क्योंकि वो सब जरूरत नहीं पड़ती ना पूछने की। तो साहब, साल 2 साल हो गया होगा, इसकी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ गई और कोई कारण से वो हफ्ता नहीं भर सका, इंटरेस्ट नहीं भर सका। तो अभी सुनना, बैंक का लीगल नोटिस और समन्स मेरे खिलाफ आया। मेरे घर पे मेरी गिरफ्तारी के लिए उन लोग हाजिर हो गए। क्यों? आई एम अ गारंटर। अगर जो वो लोन का रीपेमेंट नहीं करे, इंटरेस्ट नहीं करे, तो गारंटर का मतलब होता है कि गारंटर ने ये उसको, बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है। मुझे ये बोलना है, दिस इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी। बच्चा, अपन टॉपिक पे रहे हैं, अपना टॉपिक है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इवन अ बिजनेस इज एक्टिंग एज अ गारंटर फॉर एनीबडी। तो याद रखना, ये आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है बच्चा। इवन यू आर एक्टिंग एज द गारंटर। कंटिंजेंट एसेट मतलब कुछ चीज जो आपकी अभी डेवलप होने वाली है। कभी कभी बड़ी बड़ी, अभी एक कोरोना चल रहा है, मैं सच बोलता हूँ, इतनी कंपनियां कोशिश में है कि इसका वैक्सीन आवे, इसका दवाई आवे। अलग अलग थियरी इन लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लाज्मा थियरी और वो थियरी, और बहुत सारी थियरी है। कहीं पे वो सफल भी हुआ, लेकिन इतना ज्यादा उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मुझे क्या बोलना है, तो जो कंपनियां ये सब कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, तो अभी तक भले सफल नहीं हुआ, लेकिन ये सफल हो सकता है ना वो कंपनी के लिए। तो ये सब जो खर्चा है, इट इज वन टाइप ऑफ कंटिंजेंट एसेट। लायबिलिटी नहीं, खर्चा तो हो गया, लेकिन अगर जो उसको सफलता मिल जाएगी, तो जरा सोच लो, ऑल ओवर वर्ल्ड ये इतना 7.5-800 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, इतने लोग एक साथ कोरोना का डोज पिएंगे। कितना कंजम्पशन हो जाएगा, जरा सोच लीजिए। तो वो कंपनी का कितना इनकम हो जाएगा। दैट इज कंटिंजेंट एसेट। लेकिन अभी तक भले उन लोग को सफलता नहीं मिली है, लेकिन बहुत लोग को एक साथ भी सफलता मिल सकती है कि ये भी दवाई काम आती है, वो भी दवाई काम आती है, व्हाट्सएवर। सो कंटिंजेंट एसेट मीन्स that money we have to recover, or the asset we are creating, it is called contingent asset. बाबूजी, मुझे अगला टॉपिक आपके सामने रखना था, व्हाट इज प्रोविजन। व्हाट इज प्रोविजंस, जरा सुनना ठीक से। बाबूजी, प्रोविजन किसको बोलते हैं? भाई साहब, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी होता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, जनरली इट इज कॉल्ड प्रोविजन। मतलब जो अमाउंट अपने को पे करना है, यानी कि पेएबल, इसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। मैं
जो शब्द देना चाहता हूं सुनना, ये प्रोविजन की जगह पे हम लोग कभी कभी शब्द प्रपोज भी बोलते हैं। प्रोविजन यानी प्रपोज। तो प्रोविजन यानी अमाउंट पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। एक शब्द बोला प्रपोज्ड, तो भाई इसको लायबिलिटी बोलो ना, प्रोविजन क्यों बोल रहे हो? सीधा ही बोलो ना मेरी लायबिलिटी है। ऐसे तो मैं बोल रहा हूं ना, प्रोविजन यानी पे करना पड़ सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये पेएबल है, लिख तो रहा हूं मैं, देखना स्क्रीन पे। प्रपोज भी बोलता हूं, तो फिर लायबिलिटी सीधा बोलना। मैं इसको प्रोविजन करके थोड़ा अलग क्यों दिखाना चाहता हूं, कारण सुन। व्हेन आई यूज द वर्ड प्रोविजन यानी प्रपोज, दैट मीन्स द अमाउंट इज नॉट फाइनलाइज्ड। देखना भैया, हाँ, अमाउंट इज नॉट फाइनलाइज्ड मतलब पे करना है, लेकिन इसका अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेट मी गिव 2-3 एग्जांपल्स। बाबूजी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो, मेरा इनकम टैक्स साल के बाद तो कैसे भरना पड़ेगा। अब भरना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है, मैं बोलेगा और मैं भर देगा वो फाइनल? सवाल ही नहीं है यार। वो इनकम टैक्स ऑफिसर लोग मैं भरेगा मैं बोलेगा उसको थोड़ी मानता है। तो मैंने जो बोला कि इतनी मेरी लायबिलिटी है, बाबूजी मैं सच बताता हूं, 10 में से 8 बार 9 बार ये अमाउंट चेंज होता है। तो मैंने गिना कि मेरे को टैक्स इतना भरना है, तो 10 में से 8 बार 9 बार तो मेरा अमाउंट चेंज होता है। तो मुझे जो टैक्स भरना है, दैट अमाउंट इज नॉट फाइनलाइज, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मतलब क्या कि ये अमाउंट फाइनलाइज नहीं है। तो अरे वो इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने मुझे बैठना पड़ता है, उसके सामने भिड़ना पड़ता है, कभी कभी वो भी गलत होता है, प्लीज ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी अपने माइंड से सोचता है और हम हमारा कैलकुलेशन हमारे तरह से करते रहे। तो मुझे इतना ही बोलना है, तो मैं जो प्रोविजन बोलता हूँ, टैक्स मुझे इतना भरना है, तो क्या सर इसमें चेंज आएगा? एक दो एग्जांपल और सुन भाई साहब, जरा देखना। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी एक प्रकार का प्रोविजन है। जरा मीनिंग सुन भाई साहब। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो ये प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर को देगी, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड मनी, तो उनको रिटर्न मिलना चाहिए। तो हाँ सर, यू आर राइट। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है। अब सुनना, देती है, यहां से मेरे को प्रपोज शब्द पे आना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, वो डिविडेंड प्रपोज करता है। प्रपोज करता है मतलब कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, देते नहीं है, वो पहले प्रपोज करते हैं कि हम इतना देना चाहते हैं। अब सुनना, ये डिविडेंड का पेमेंट तभी होता है अगर जो एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इसको फाइनलाइज करते हैं, अनुमति देते हैं कि यस एग्रीड। और उतना ही नहीं, आरबीआई वगैरह उन लोग की भी परमिशन लेना पड़ता है। अब जरा देखना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रॉफिट में से जो डिविडेंड प्रपोज किया, वो अमाउंट फाइनल थोड़ी हो गया बाबूजी। इसको एजीएम में फाइनलाइज करना पड़ता है, आरबीआई वगैरह को दिखाना पड़ता है, वहां के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन में से गुजरना पड़ता है, और फिर तुम्हारा डिविडेंड का पे होता है। मतलब क्या हो गया, ये प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट फाइनल नहीं है। हाँ, पे करना ये बात नक्की है, मगर फाइनल नहीं है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में इसको पास कराना पड़ता है। और बहुत बार देखा गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने ये अमाउंट को कम किया है, आरबीआई ने कभी कभी डिविडेंड काटा है। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो प्रपोज किया बच्चा,
एज अ डिविडेंड पेएबल, एज अ डिविडेंड पेएबल यानी लायबिलिटी, तो ये अमाउंट फाइनल नहीं है, यानी इसको बोला जाता है प्रोविजन, यानी शब्द बोला ना प्रपोज्ड। प्रोविजन यानी अमाउंट फाइनलाइज नहीं है। इसका मैं एक प्रूफ और देता हूं, अमाउंट इज नॉट फिट, इसका एक प्रूफ मैं और देता हूं बाबूजी। प्रोविजन का पहले मीनिंग एक और सुन ले। अमाउंट पेएबल ये तूने सुना, ठीक है। प्रोविजन का अमाउंट फाइनलाइज नहीं होता है, फिट नहीं होता है, मैंने लिखा। प्रोविजन का एक अमाउंट और सुन ले, जैसे मैं आरबीडी बोलता हूं ना, हकीकत में आरबीडी को हम लोग ऐसा बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये अपन शॉर्ट में आरबीडी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में इसका सच्चा नाम आरबीडी नहीं है, इसका सच्चा नाम प्रोविजन बोलना चाहिए। रिजर्व नहीं, प्रोविजन। रिजर्व नहीं, प्रोविजन। ठीक है, रिजर्व भी चल जाता है बच्चा, ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली डेटर में से लेस करना है, तो आरबीडी बोलो या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलो, बात तो उधर ही जाके चलने वाली है, रुकने वाली है। चाहे गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाए या 4 से जाए, जाने वाली तो चर्च गेट है। इसलिए अपन लास्ट में बहस ज्यादा नहीं करते हैं, आरबीडी बोलो, रिजर्व बोलो या तो प्रोविजन बोलो, सच्चा वर्ड प्रोविजन है। नाउ लिसन द मीनिंग। प्रोविजन का मतलब होता है कोई भी एसेट के ऊपर, ऑन एसेट बाबूजी, कुछ अमाउंट अपने को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब कम करना है। ऑन एनी एसेट आई वांट टू राइट ऑफ सम अमाउंट। सम अमाउंट बोलेगा तो एकदम फिट नहीं है, सम अमाउंट बोला मैंने, देखो ना, मतलब मेरी बात में थोड़ा ऊपर नीचे होने की गुंजाइश चालू कर दिया, सम अमाउंट बोल के, फिट नहीं। तो वो जो एसेट को राइट ऑफ करने का होता है, जहां अमाउंट एकदम फिट नहीं है, तो अपन बोलते हैं प्रोविजन। जैसे देखना शब्द लिखा ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब आरबीडी, मतलब फ्यूचर बैड डेट्स। बाबूजी जरा सोच, फ्यूचर बैड डेट्स का अमाउंट थोड़ी फिट होता है। किसको मालूम है फ्यूचर में कितना बैड डेट्स होएगा रे, तो अमाउंट फिट नहीं है, तो प्रोविजन शब्द लगाना चाहिए। देख, अपना मेन मुद्दा यह था ना कि प्रोविजन शब्द कब लगाते हैं बाबूजी, उसका अमाउंट फिट नहीं होता है, अमाउंट इज नॉट फाइनलाइज। फ्यूचर में बैड डेट्स होएगा, मैं आज से कैसे बोल दूं रे इतना बैड डेट्स, बैड डेट्स हो जावे तो मैं बोलूं इतना बैड डेट्स हो गया, लेकिन भविष्य में होने वाला है, वो अमाउंट मैं कैसे फाइनलाइज करूं, तो दैट अमाउंट इज नॉट फाइनलाइज्ड। तो मुझे शब्द लगाना चाहिए प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन शब्द बोलता है कि यहां कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक और आखिरी एग्जांपल, प्रोविजन मतलब मैंने लायबिलिटी बोला, पेएबल बोला, क्रेडिट बैलेंस बोला, वहां तक ठीक था, एक दो उदाहरण दिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। फिर उसी प्रोविजन को मैं एसेट की तरफ लेके आया कि एसेट में से कुछ कम होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला। एक और उदाहरण एसेट के ऊपर बाबूजी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। देखो, कोई भी एसेट के ऊपर, चाहे बिल्डिंग हो चाहे मशीन हो, अपन डेप्रीशिएशन लगाते हैं ना बच्चा, एसेट में से लेस करते हैं ना बच्चा। सावधान, क्या डेप्रीशिएशन का अमाउंट जो हम बोलते हैं उतना ही होता है, फिट होता है क्या? हम फैन को राइट ऑफ करते हैं 10% ले भाई, तो क्या पूरे साल में पंखा 10% ही घिसता है क्या? मतलब वो अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपन चला लेते हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। इसीलिए तो हम लोग शब्द डालते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। आप शब्द पकड़ो, प्रोविजन शब्द लिखने के पीछे ये मतलब है कि दैट अमाउंट इज नॉट श्योर, ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए लेकिन चलाने का, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है एग्जैक्ट फाइनल करना। चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बताया, दिस आर द लायबिलिटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड व्हिच वी हैव टू पे, बट अमाउंट टुडे नॉट फाइनलाइज्ड। आगे चल के वो
लायबिलिटी का अमाउंट फाइनलाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। फर्दर बाबूजी, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ आखिरी सवाल है ये टॉपिक का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी? अब मैंने दोनों तेरे को समझा दिया है, तो तू दोनों का मीनिंग जानता है। बाबूजी, प्रोविजन लायबिलिटी है, हाँ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वास्तव में लायबिलिटी नहीं है, मतलब दिस इज रिकॉग्नाइज एज द लायबिलिटी, हाँ, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द लायबिलिटी। बाबूजी, इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है, हाँ, इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती है। याद कर, कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपन बैलेंस शीट के अंदर या किधर भी शो नहीं करते हैं। याद कर, मैंने कहा था इट इज शोन एज फुटनोट बिलो बैलेंस शीट। बाबू याद आया क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी वी आर नॉट पासिंग द एंट्री। कोई मुझे जर्नल एंट्री पूछे, अभी इसका कोई एंट्री नहीं होता, बट इट इज जस्ट शोन एज द फुटनोट, ताकि रीडर को मालूम पड़े कि इतना इतना लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ सकता है, आ सकता है। तो contingent liability is not the part of balance sheet, it is not shown in the books of account, it is not recorded at all, it is not recognized। please, जब provision बोले it is shown, entry is passed, it is recorded, it's a part of balance sheet, it is the liability, it is actual हो चुका है भैया। अमाउंट भले थोड़ा ऊपर नीचे होगा, होने ही वाला है। और मुझे प्रोविजन हम लोग एसेट पे भी कर सकते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेगा तो इट इज ऑन लायबिलिटी ओनली। कंटिंजेंट एसेट एक नई बात है, अपन यहाँ लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कंटिंजेंट एसेट के रास्ते पे मत जाना। तो प्रोविजन मतलब पे करना ही है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी है, आ भी सकता है, नहीं भी आए, तो ये अपने को मालूम नहीं है, अमाउंट भी अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो कोर्ट कचहरी वगैरह नक्की करेंगे, कभी पे करना है वो भी नहीं मालूम है। तो प्रोविजन उसके सामने कुछ तो अलग है। तो बाबूजी, मीनिंग, एग्जाम्पल, एंट्री, रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज, तो ये आमने सामने बुक में भी दिया है, तो ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। तो यहाँ ये कंटिंजेंट वाला टॉपिक समाप्त हो रहा है और एक नया यूनिट है नेक्स्ट, वो भी बहुत ही छोटा है, 2 पेज का है बाबूजी, यूनिट नंबर 6, और उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज जनरल बात सुनेगा ना, उसमें ज्यादा मजा आता है। बुक वाले ने अच्छा लिखा नहीं है। मुझे बहुत बार इच्छा हो जाती है कि मैं अपना बुक निकालूं। ये मैं सालों से बोल रहा हूँ बच्चे लोग को, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ ना, इसका वो टॉपिक पढ़ता हूँ ना, मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्या बात साफ सुथरी निकलनी चाहिए, तो सामने वाले को हजम होता है, 2-4 एग्जाम्पल देना चाहिए, तो उसको एकदम क्लियर हो जाता है। इतना लिखता है डेफिनेशन, इतना लिखता है मीनिंग, इतना एक्सप्लेनेशन देता है, चला कुछ निकलता ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, वो गन्ने का जूस निकालते हैं ना, तो कुछ गन्ने ऐसे होते हैं फटाफट जूस निकलता है, लेकिन कुछ गन्ने ऐसे होते हैं भैया कि कितना भी उसको अपन क्रशिंग करे, वो पिलिंग बोलते हैं ना, पिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चलो जूस ही नहीं निकले। क्वांटिटी बहुत हो गए, मेहनत भी अपन बहुत करें, लेकिन जूस ही नहीं निकले। ऐसा इसका है ये बुक में, बहुत कुछ दिया है, लेकिन जूस वाली बात बोलेगा तो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट से बात होना चाहिए, तो बच्चे को अच्छा लगता है। खाली पढ़ा जाए, ना मजा आवे, ना एग्जाम्पल होवे, ना इंटरेस्टिंग होवे, तो ऐसा लगता है ना क्या करें यार। ठीक है, चलाना पड़ेगा मेरे को भी। सालों से सोचता हूँ कि मैं भी लिख लूं, लेकिन इतना टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन जब पढ़ाता हूँ ना, तभी हमेशा वो जिसको बोलते हैं ना, सुकून महसूस नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा क्लियर एक्सप्रेशन होता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है।
भले ये बुक में नहीं है। चल भाई, पॉलिसीज। पॉलिसीज यानी नीति। नीति समझता है? चाणक्य नीति, विदुर नीति। नीति मतलब आप कैसे कोई चीज को देखते हो, आप कैसे कोई चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपका स्टाइल क्या है। स्टाइल मतलब ऐसा हेयर स्टाइल और ऐसा नहीं, काम करने का, डिसीजन लेने का, इंफॉर्मेशन का, प्लानिंग का, ये स्टाइल की बात है बच्चा। हेयर स्टाइल नहीं, हेयर स्टाइल नहीं। यहाँ अकाउंट की बात चलती है, यहाँ इकोनॉमिक्स की बात चलती है, यहाँ हिसाब किताब की बात चलती है, यहाँ पैसे की बात चलती है, यहाँ ट्रांजैक्शन की बात चलती है, यहाँ इंफॉर्मेशन की। उसमें तेरी नीति क्या है? दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। बाबूजी, मैं इन्होंने चित्र एक अच्छा दिया है। यहाँ जो भी अच्छा है मैं हमेशा अच्छा बोला हूं, लेकिन 100 बार में से 90 बार अच्छा नहीं होता है। तो 10 बार अच्छा है तो अच्छा मेरे को बोलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे इधर लाइट गई थी ना भाई, वो एक बिल्डिंग का फेस चला गया था रे। तो कल रात से हम लोग भी दौड़ाम दौड़ी में थे। आपका भी आज सुबह लेक्चर डिस्टर्ब हुआ वगैरह, ठीक है। मैंने तो पहले से ही बोला था इनको नहीं, शांति थी। तो बाबूजी वो अदानी वाले 7-8 लोग आए थे, बड़ा उधर वो केबल अभी हमारे बिल्डिंग में भी डाला है, जाड़ा। तो बाबूजी सुबह में उतरा, उन लोग सब लोग काम कर रहे थे, वहाँ कारीगर लोग थे, उन लोग के वो थे, इंजीनियर थे, 7-8 जन की टीम थी। बाबूजी मैंने आते ही पहले उन लोग को देखा और सैल्यूट मारा और जोर से बोला, आप सबको मैं सैल्यूट मारता हूं कि आप लोग इस माहौल में भी हमारी सेवा करना है। एकदम सब लोग का एकदम, जो आंख में वो सब मुंहपत्ती बांधे थे ना, वो मास्क, लेकिन उन लोग को बड़ा मजा आ गया। मैंने कहा कि चाय नहीं मिलता, मैं घर से मंगा दूं। बाबूजी आप कभी किसी से दिल से बात करके देखो। मैं तेरे को ये बताऊं, अपनी नीति क्या है ना, ये मुझे तेरे को टॉपिक पे से बोलना था। बाकी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, असेंशियल है, काय को उसको बोलना चाहिए घर की चाय पिलाने को मैं ऑर्डर कर दूं, बाहर नहीं मिल रही है। मैं सैल्यूट मारा सबके सामने, एकदम परफेक्ट सैल्यूट। बहुत उन लोग को फर्क पड़ता है। आधा पौना घंटा बात ही किया बाबूजी। अपनी नीति बहुत साफ होनी चाहिए। आप लोग भी जीवन में ये सब सीखना। खाली ये अकाउंट्स में 2 मार्क ज्यादा आया कम आया किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये बात मेरा लाइफ टाइम याद रखना कि तू कितना मार्क्स लाके रैंक होल्डर बना, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। प्लीज बिलीव मी। मैं रैंकर था कॉलेज में, स्कूल में हमेशा प्रमोटेड पास हुआ, ये बोल क्या करने का है। एक ही आदमी देख ले, स्कूल में हमेशा फेल होता था, कॉलेज में मैं रैंकर था, हमारे मैगजीन में मेरे फोटो है। ये सब नहीं होता है। मतलब क्या, मैं कैसी नीति से आज जिंदगी जी रहा हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पॉइंट नीति है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, बाबूजी नीति आपकी काम करने की, ट्रांजैक्शन की, इंफॉर्मेशन की, प्लानिंग की कैसी है। इसका एक छोटा डायग्राम बताता हूं बाबूजी। पॉलिसी इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। 1 प्रूडेंस, प्रूडेंस यानी होशियारी। चल एक बात प्रूडेंस का आज खोल के देता हूं तेरे को, टाइम पास पे टाइम पास यार। प्रूडेंस किसको बोलते हैं यू नो? होशियारी, ठीक है रे बाबू। तुम लोग रेलवे के ट्रैक पे चले हो? हाँ, रेलवे के ट्रैक पे चले हैं क्या? नहीं सर। अरे साला रेलवे के ट्रैक पे नहीं चल रहा है, पटरी पे। वो लोग ने पुल बनाया किसके लिए? हम पुल पे से जाते। देखो, We अरे don't break आप the लोग में से, rules. अरे छोड़ यार। यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। ये एचएम है बाबू, रूल क्या बनाना। बाला साहब ठाकरे का एक वाक्य था, कायदे मोड़ायलासाठी जगतात। कायदे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं। अभी मुझे उस पर चर्चा नहीं करना है, वापस मेरा कुछ अलग आप लोग रूप देखेंगे। यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। मैं जब टैक्सेशन पढ़ाता हूँ ना, ये मेरा डायलॉग बहुत बार बच्चे, मजा आता है बाबू जी। मैं भी जब खुल के बात करता हूँ तो लोगों को बहुत मजा आता है और बोलते आज पैसा वसूल हो गया साले लोग। मगर मैं खुलता नहीं हूँ ज्यादा, बहुत
तो तुम लोग को मजा आता है, और फिर मेरे को जब वो घड़ी देखता हूँ तो लगता है साला आज टाइम पास हो गया। अपन मुद्दे पे आता हूँ। प्रूडेंस का मीनिंग सुना देता हूँ अभी जरा, इतना हुआ तो। पटरी पे कोई चला कि नहीं रे तुम लोग? हाँ सर है। नहीं सर। नहीं? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बार। बात है, बहुत बार। ठीक है, देखो यहाँ मैं आपके सामने खुलासा करता हूँ। बाबूजी, देर आर सम पीपल नेवर वॉक ऑन द ट्रैक। उस ट्रैक के स्लीपर होते हैं उस पे चलने का। अभी देखो ना, अपने नकुल भाई ने बोला ना, रूल नहीं तोड़ने का, नहीं ये ना, तो ठीक है यार, ये भी उसका नीति है। और मैंने भी बताया, यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। लगता है कि साला बहुत शाना आदमी बोल रहा है कुछ। ठीक है, अपने को बहस नहीं करनी है, लेकिन मुझे तुझे प्रूडेंस का मीनिंग सिखाना है। तो कुछ लोग जैसे अभी बोला, अपन ट्रैक पे चलना नहीं चाहिए, गुड। अपन ब्रिज पे चलना चाहिए, वेरी गुड। ये आदमी बुद्धिशाली है कि कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ लोग ट्रैक पे चलते हैं, ट्रेन आती है तो भी ट्रैक पे चलते हैं। फिर तो गया सर अभी क्या, फिर ये मूर्ख है आदमी है। कुछ लोग ट्रैक पे चलते ही नहीं है, बोलो ना ब्रिज पे चलेगा, बाजू में से चलेगा, मगर ट्रैक पे नहीं चलेगा। और कुछ लोग बाबूजी ट्रैक पे चलते हैं, ट्रेन आएगा तो बाजू से चलेगा, फिर ट्रेन निकल जाएगी, वापस ट्रैक पे चलेगा। ये इंसान को प्रूडेंस बोलते हैं। डिक्शनरी मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मीनिंग ऐसा है ना, साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डेफिनेशन मेरे काम में नहीं आता है, मैं डेफिनेशन के काम में आता हूँ। ए नकुल भाई, प्रूडेंस कैसा लगा मीनिंग? सही है सर। ये क्या डेफिनेशन वो पढ़ो तुम लोग को जिसको पढ़ना है। अब मेरा मीनिंग तो लाइफ टाइम ये भूलेगा नहीं, डिक्शनरी में भले मिलेगा नहीं, लेकिन यही बोलेगा, प्रूडेंस का यही मीनिंग बराबर बताया। तो ये क्या आदमी जो हजम करके बैठा ना, यही निकाल सकता है कुछ। बाकी तुम, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस। ट्रैक पे चलने का, गाड़ी आएगा बाजू पे हो जा, जैसी गाड़ी निकल गई, मतलब बाजू में चल, और जैसी गाड़ी निकल गई वापस ट्रैक पे चल। बाबूजी ऐसा करेगा तो इंसान सेफ भी रहेगा, और पटरी पे चलता तो फास्ट भी चलेगा, क्योंकि उसके स्लीपर में फट 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 चलने का मजा कुछ और होता है बाबूजी। पहले तो इधर हमारे ये मलार स्टेशन में ये सब किधर था, अभी ये सब फाटक बंद कर दिया। इधर फाटक है ना, खुला रहता था, बहुत एक्सीडेंट होते थे। मैं, हम तो ये मलार में ही पूरा है ना जीवन। तो ये ईस्ट में से वेस्ट में पहले फाटक होते थे, वो खुलने का और पब्लिक जाने का, अरे जे धमाल। टू द पॉइंट। तो प्रूडेंस का मतलब अभी हमने बता दिया। पॉलिसी प्रूडेंस पॉइंट पे बननी चाहिए। एक पॉइंट मैंने बोला था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब जो सत्य है, जो मुद्दा है, ओवर फॉर्म। फॉर्म मतलब फॉर्मेलिटी। सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करो। मैंने आपको कहा था ना, कॉलेज में सबका टिक मार्क कर देते हैं, सबने बराबर 12 है, जर्नल ये वो, सब अटेंडेंस प्रूफ पर पूरा है। अरे भाई, ये क्या है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सब्सटेंस मतलब खाली अपन फॉर्मेलिटी करते हैं, ओवर फॉर्म्स। सच्चाई अपने को नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्मेलिटी तो सब पूरी हो गई। तो बाबूजी नीति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। आज कॉलेज की नीति यही है, सब फॉर्मेलिटी पूरी करो, सच्चाई कुछ भी हो। दिस इज कॉल्ड जस्ट फॉर्मेलिटी। लेकिन होना क्या चाहिए, सब्सटेंस, यानी कि सत्य, तथ्य, ओवर फॉर्म्स, ओवर फॉर्मेलिटी, ऐसी नीति होनी चाहिए। एंड थर्ड, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंट। ये मैंने बताया रे, तीनों मीनिंग आगे मैं सिखाया हूं। प्रूडेंस होशियार, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड थर्ड वन मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट। आपकी नीति ऐसी बनाओ कि इंपॉर्टेंट चीज को कवर करो। आपकी नीति ऐसी बनाओ कि सत्य और तथ्य को कवर करे। और आपकी नीति प्रूडेंस यानी होशियारी भरी होनी चाहिए। अपना टॉपिक का नाम है रे पॉलिसीज। तो पॉलिसी ये तीन चीज पे बेस होनी चाहिए, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। खाली फॉर्मेलिटी नहीं। बहुत लोग खाली फॉर्मेलिटी करते हैं, बहुत बार देखना आप लोग, ओनली फॉर्मेलिटी, इसको कुछ करना नहीं है, फॉर्मेलिटी बराबर करेंगे, एक काम आदमी नहीं आता। एंड मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट, कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी नीति में होना चाहिए। ये इन लोग ने ऐसा डायग्राम बनाया था,
तो टेबल जैसा मैंने पढ़ दिया। चल भाई, अभी असली सवाल पे आता हूं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई साहब, पॉलिसी ऑलवेज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत के ऊपर। बाबूजी, वी हैव टू अप्लाई सम मेथड। कौन सी मेथड का कैसे उपयोग करना, बाबूजी, उसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। वी मस्ट हैव पॉलिसी ओवर सम कंसेप्ट्स। Concept means common idea. If you remember, we have studied the chapter concepts. So there is no single list of accounting policies. ऐसा आप मेरे को पूछेंगे सर कितनी नीति होनी चाहिए, ऐसा कोई नीति का वो नहीं है। द लिस्ट ऑफ पॉलिसीज के बस इतनी नीति फॉलो करना है। बाबू जी, आप चाणक्य की नीति देखेंगे तो अलग है, विदुर की नीति देखेंगे तो अलग है। सच बताता हूँ, कृष्ण के हिसाब किताब की नीति देखेंगे तो अलग है, राम की नीति अलग है। सबके अपनी अपनी, तो हर बिजनेस को भी अपनी नीति बनानी चाहिए। हाँ, पहले 3 चीज मेन होते हैं, वो मैंने बता दिया, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। लेकिन मेरे को कोई पूछे सर नीति के हर बिजनेस के लिए कौन सी होनी चाहिए, देयर इज नो लिस्ट कि भाई 1 2 3 ये सबको फॉलो ऐसा करना है। देयर इज नो प्रॉपर लिस्ट in which I will mention all the following policies, nothing like that. Every business have its own policies. देखो, कुछ बिजनेसमैन क्रेडिट पे गुड्स बेचता है, कुछ बिजनेसमैन सिर्फ कैश पे बेचता है, कुछ कैश पे भी बेचता है, क्रेडिट पे भी बेचता है। कुछ बड़ा अमाउंट होगा तो क्रेडिट देता है, छोटा अमाउंट तो रोकड़ा लाओ। अब क्या सुन रहे हैं ये सब नीति, बिजनेस पॉलिसी। वो कैश में बेचता है, वो क्रेडिट में बेचता है, ये दोनों में बेचता है। ये बड़ा अमाउंट है तो छोटा अमाउंट है तो। बाबूजी, मैं आपको एक अपना अभी का ये जूम का एप्लीकेशन है ना, ये हम लोग चला रहे हैं ना, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं रखता हूँ, ऐसे कार्ड रखता ही नहीं हूँ, फिर भी हमने एक डेबिट कार्ड रखा है, डेबिट कार्ड। तो जूम एप्लीकेशन डेबिट कार्ड से हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते। बोलो क्या बोलो, अरे पेमेंट से मोहब्बत रखो ना। तुम्हारा जो पैसा हम दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड से दूं या क्रेडिट कार्ड से दूं, क्या फर्क? तो क्या नहीं, ओनली क्रेडिट कार्ड। अब आप बोलेंगे क्यों, यार मैं भी बोलता हूँ क्यों, उन लोग की ये पॉलिसी है, दैट्स इट, खत्म मामला। डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है जूम एप्लीकेशन में, अभी क्यों का मतलब ही मत पूछो, उनकी पॉलिसी ऐसी है, दैट्स इट। रोकड़ा नहीं, चेक नहीं, ड्राफ्ट नहीं, कुछ नहीं, ओनली क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, अरे वो भी तो कार्ड ही है ना, पैसा तो पैसा ही है ना, उतना ही जाएगा। ये कार्ड से पैसा उसके खाते में जाए कि ये में जाए, तो नहीं, ओनली क्रेडिट कार्ड। क्यों मत पूछ, हमारी नीति ऐसी है। तो कोई भी बिजनेस की नीति खुद तय करेगा, यू कांट इंटरफियर, एंड देयर इज नो एनी लिस्ट ऑफ पॉलिसीज कि भाई इतना इतना नीति होना चाहिए। इसका कोई लिस्ट नहीं है कि ये बस 8 नीति होती है, 10 नीति होती है। बाबू जी, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉलिसीज। जितनी ज्यादा नीति रखोगे ना, लिस्ट, याद रखना तकलीफ ज्यादा पड़ती है। एकदम सच्चा काम करने का 3 चीज मैंने बताया, वो होना चाहिए, होशियारी, सब्सटेंस यानी सत्य तथ्य, और मटेरियलिटी। और आप ज्यादा बातें करेंगे ना, अभी ये देखो ना, इसने कितना बोला, खाली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। अभी क्यों, क्या फर्क पड़ता है मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, तो क्या नहीं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, उनकी नीति है। लेकिन मेरे को तो अटका दिया ना, जब हम लोग ने ये लिया ना, तभी हम बहुत परेशान हो गए। करने का क्या, फिर क्रेडिट कार्ड वाले इंसान को ढूंढना पड़ा। सीधी बात है कि करना है तो सर आपके पास है तो दूसरे को ढूंढो, ढूंढा, उसके कार्ड से पेमेंट करा, उसको पैसा देना पड़ा। उनकी नीति है, मेरे को चलना पड़ता है, अदरवाइज तो सर आपका ये जूम एप्लीकेशन नहीं लेगा, जाओ दूसरा ढूंढो। इतना स्ट्रिक्ट ये नीति है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा चाहता है कि देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज। जितनी फालतू पॉलिसीज ज्यादा होगी, मैं सच बोलता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो गई, अभी जियो वाला भी ये सब प्लेटफॉर्म ला रहा है, गूगल ने भी चालू किया। एक कल परसों एक प्रोफेसर से ऐसी बात हो गई थी, उसका फोन आया था, तो उन लोग बोले अभी जियो का भी ये आ रहा है, ऐसा ही जूम जैसा कुछ, यही हफ्ते के अंदर आने वाला है। आने दो, मुझे क्या बोलना है, सबकी अपनी अपनी नीति है।
तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कोशिश करता है कि ज्यादा नीति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। ऐसा ही काम करो, फिर आपको नीति बनाने की जरूरत नहीं है। बाबू जी एक स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना है, यानी करना है मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग नीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉलिसीज बाय क्रिएटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज। ये जो फालतू फालतू पॉलिसीज है ना, कम करो यार, क्योंकि जितना पॉलिसी ज्यादा ना, हर पॉलिसी का मुझे ध्यान रखना पड़ता है और मैं कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी में अटक जाता हूं बच्चा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैं एक दो उदाहरण देता हूं। एक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये चैप्टर अपन पढ़ने वाला है प्रैक्टिकल। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बाबू जी अपने पास जो गुड्स है ना, उसका वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसकी अलग अलग मेथड है। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बेस मेथड, बहुत सारी है। तो खाली अभी नाम सुन, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली देयर आर वेरियस मेथड्स। प्रश्न, मैं कौन सी मेथड से जाऊं? समझा? अपनी अपनी नीति। अभी अपनी अपनी नीति में शार्पट क्या मालूम है? ये नीति से जाओगे तो स्टॉक का अमाउंट एक आएगा, दूसरी मेथड से जाओगे तो वही स्टॉक का अमाउंट दूसरा आता है, तीसरी मेथड से जाओगे तो वही स्टॉक का अमाउंट तीसरा आता है। एक और एग्जांपल जो तू जानता है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, रिड्यूसिंग है, तू कौन सा लेगा? जिसको जो लेना है लीजिए। तो सबका अमाउंट, सबका प्रॉफिट अलग अलग आता है। तो जितनी ज्यादा पॉलिसी, जितनी ज्यादा मेथड्स, याद रखना उतने ज्यादा अमाउंट, उतने ज्यादा गोलमाल। तो अलग अलग मेथड्स जितना कम हो जाए ना बाबूजी, काम उतना साफ सुथरा आएगा। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। खाली फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। देयर आर सर्टन वैल्यूएशन मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट। बाबूजी अपन शेयर वगैरह का, गुडविल वगैरह का वैल्यूएशन करते हैं, कितनी सारी मेथड है। गुडविल वैल्यूएशन में सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाबूजी स्लाइडिंग स्केल मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, अलग अलग। अरे एक चीज वैल्यू करना है, उसमें तेरे पास इतनी सारी मेथड और सबका आंसर अलग अलग है वापस। हाँ, तकलीफ इधर है। मतलब मैं वो रास्ता पकड़ूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। सच्चाई सब है ना, क्योंकि सब मेथड हम बोल रहे हो अकाउंट की तो बोल रहे हैं, घर की तो कोई नहीं बोल रहा हूं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कम करना चाहता है ताकि गोलमाल कम हो। जितनी ज्यादा मेथड है, जितनी ज्यादा प्रोसीजर है ना, गोलमाल उतनी ज्यादा है। क्योंकि मैं ये मेथड से जाएगा वही चीज का अमाउंट ये आता है, दूसरी मेथड से जाएगा वही चीज का अमाउंट ऐसे आता है। भी आने वाला है, सिखाने वाला हूं सब, स्टॉक वैल्यूएशन वगैरह। अलग अलग आंसर आते हैं, एक ही स्टॉक उतना ही स्टॉक, मगर ये मेथड वो मेथड, सबका आंसर अलग अलग। फर्दर there are different methods of providing depreciation, just I said. आगे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बाबा जी कौन सा अपने को मेथड सिलेक्ट करना, कौन सा मेथड अपने को सिलेक्ट करना? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, पॉलिसी ऐसी लीजिए जो आपके बिजनेस को सूटेबल हो। और खास बात, you select that method, you select the policy so that there will not be any overestimation or underestimation of any amount. Overstating या तो अंडरस्टेटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कोई आंकड़ा बढ़ जावे, कोई आंकड़ा घट जावे, बाबूजी इससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये सही जवाब कभी नहीं देंगे। पॉलिसी मैंने कहा ना कि सिलेक्ट करो तो तीन चीज का ध्यान रखना, प्रूडेंस, होशियारी वाला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी।
इंपॉर्टेंट चीज बयान करता है कि नहीं, तथ्य सत्य बयान करता है कि नहीं, और होशियारी वाली बात करता है कि नहीं। ये तीन चीज को ध्यान में रख के नीति बनाना। सबकी नीति अलग है, ये तो मैं खुद बोल रहा हूं। तो अपने को कैसा सिलेक्ट करने का, ये तीन चीज को हमेशा पकड़ के रखना और नीति सिलेक्ट करना। फर्दर बाबूजी, कुछ वैल्यूएशन की बात करता हूं। बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू से होता है। बाय प्रोडक्ट शब्द थोड़ा समझना पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट मतलब एक चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ में दूसरी चीज भी प्रोड्यूस हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। इट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। सुना क्या? बाय प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ दूसरी चीज का भी प्रोडक्शन होता है। एग्जांपल, गेहूं का प्रोडक्शन होता है ना, उसके साथ साथ ग्रास यानी कि घास बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उगता है साथ में। क्यों भाई, अपन ने घास लगाया था क्या? तो कैसे वो गेहूं का वो निकलेगा ना प्लांट, उसके आजू बाजू में वो घास का भी बड़ा बड़ा निकलता ही है। आपको बनाना नहीं है, उसके लिए फार्मर ने कोई मेहनत ही नहीं किया, सोचा भी नहीं था। तो इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसका वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू से होना चाहिए। कुछ का वैल्यूएशन कॉस्ट से होना चाहिए, कुछ का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू से होना चाहिए। वी शुड मेक द प्रॉपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। अभी शब्द प्रोविजन मैंने वापरा था बाबूजी। और जब भी आप अपनी नीति बदलो ना, पहले ये मेथड था, अभी ये मेथड है। ऑलवेज राइट नोट, ऑलवेज गिव डिस्क्लोजर। बाबूजी पहले हमारा ये मेथड था, अभी ये मेथड है। गिव द डिस्क्लोजर, क्योंकि मेथड बदलने से बोलो ना अमाउंट बदल जाएगा, अमाउंट बदलने से प्रॉफिट बदल जाएगा, बैलेंस शीट बदल जाएगा। तो जब भी आप मेथड चेंज करो, प्लीज गिव डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी नोट, और नोट में क्लियर क्लियर लिखो कि पहले ये मेथड था, अभी ये मेथड है, इसके वजह से इतना फर्क आ रहा है, चाहे प्रॉफिट बढ़ा है घटा है, बैलेंस शीट में क्या आया है। प्लीज पुट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन्स राइट क्लियर कट नोट। ये इंसान शरीफ है कि वो चेंज भी मेथड किया, नोट भी लिखता है, और क्या परिणाम आया वो प्रॉपरली दिखाना पड़ता है। बाबूजी पहले तो घड़ी घड़ी मेथड चेंज नहीं करना होता है, लेकिन जरूरत पड़े तो करना भी पड़ता है, क्योंकि बाबूजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदलते हैं, कंपनी एक्ट बदलता है, अपने स्टेट्यूट मतलब लीगल रिक्वायरमेंट बदलती है। तो बाबूजी अपने को भी अपनी पॉलिसी बदलना पड़ता है टू मीट द स्टैंडर्ड, to meet the government whatever the rules and regulations, to meet the legal requirement, to meet the companies act। कितनी बार ये कानून बदलते रहते हैं। तो सीधी बात है ना, अपने को भी अपना पॉलिसी बदलना पड़ता है, और अपने को वो पॉलिसी लेने का विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अस, जो अपने को अच्छा लगता है। बाबूजी घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज नहीं करने का, मैं ये नहीं बोलता कि चेंज ही नहीं करने का, घड़ी घड़ी नहीं करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इट इज नेसेसरी यू मस्ट चेंज इट, एंड यू मस्ट ऑल्सो शो व्हाट क्वांटिटी रिजल्टिंग इनटू दैट चेंज। कितना फर्क पड़ता है वो चेंज के वजह से, क्वांटिफाइड, कितने अमाउंट का, कितनी चीजों पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, क्वांटिफाइड द रिजल्ट ऑफ चेंज। बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लिखना चाहिए। बाबूजी मैं एक दो एग्जांपल, लास्ट में पहुंच गया हूं, छोटा ही चैप्टर था 2 पेज का। बाबूजी इसमें लिखा है एग्जांपल, ओमेगा एंटरप्राइज रिवाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू इंक्लूड एप्लीकेबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन के ओवरहेड्स यानी खर्चे कल तक उन लोग इंक्लूड नहीं करते थे वैल्यूएशन में, आज से
वो ओवरहेड उसमें वैल्यूएशन में ऐड करने लगे। ले क्यों मत पूछ, मेरी मर्जी मेरी नीति ना। कल तक वैल्यूएशन करते थे तभी प्रोडक्शन के एक्सपेंस उसमें ऐड नहीं करते थे, और इस साल से वैल्यूएशन में प्रोडक्शन के ओवरहेड्स यानी एक्सपेंस ऐड किए। चल, तो ये नोट लिख देना चाहिए क्योंकि हमने कुछ चेंज किया है। एक और एग्जांपल है, अल्फा एंटरप्राइज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड विच कंस्टिट्यूट्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और जी मेथड चेंज किया, लिखना चाहिए कितना अमाउंट का फर्क पड़ा, बताना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से एक अमाउंट आएगा, रिड्यूसिंग से दूसरा अमाउंट आएगा, प्रॉफिट में भी चेंज पड़ेगा जी। बोलना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। दिस इज व्हाट द चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी। छोटा ही था। अगला टॉपिक अभी मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि चालू नहीं करना है, चालू करेगा तो फिर पूरा भी करना पड़ेगा, 6-7 पेज का है, हो जाएगा। बाबूजी, एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट कुछ गिनती का है, गिनती कैसे करनी चाहिए, मेजरमेंट कैसे करना चाहिए, आराम से बातें करूंगा विथ एग्जांपल्स। दैट्स इट। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू गाइस।